मईशत, मुश्किलात और माहिरीन में आपको खुशामदीद। आज मोहम्मद सुहेल हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि पाकिस्तान की इस वक़्त जो डेट रिस्ट्रक्चरिंग की बात हो रही है, वो किस तरह से आगे बढ़ेगी। सुहेल, बहुत शुक्रिया हमें जॉइन करने का। मूडीज़ ने आज कहा कि पाकिस्तान का जो आईएमएफ प्रोग्राम है, जो कि 30 जून को अगले 15 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, वो एक जो है किसी भी तरह से रीइंस्टेट होता हुआ नज़र नहीं आ रहा, बहाल होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, बिल्कुल उन्होंने सही कहा है, वो एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड भी था क्योंकि ये नवंबर से डिफ़र होता आ रहा है। फिर फ़रवरी में जब पाकिस्तान में उनकी टीम आई तो कुछ उम्मीद पैदा हुई। मगर मुझे लग रहा है कि शायद पाकिस्तान उनकी जो सबसे अहम कंडीशन है कि उनको जो गारंटी चाहिए $6 बिलियन की, वो पाकिस्तान शायद फुलफ़िल नहीं कर सका है। $4 बिलियन हुए हैं और उसके बाद फिर 2-3 और भी नए इश्यूज़ आ गए हैं। करेंसी मार्केट पे शायद उनको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, प्लस जो अभी बजट प्रेज़ेंट किया गया शायद वो भी बज़ाहिर लग रहा है कि आईएमएफ की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं है। तो आई थिंक ये एक्सपेक्टेड ही था कि ये प्रोग्राम इनकम्प्लीट ही रहेगा और 30 जून तक नहीं होगा ख़त्म, और यही बात मूडीज़ ने आज अपने स्टेटमेंट में कही। तो आप समझते हैं कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग की तरफ पाकिस्तान अगर जाता है, तो उसमें ऑप्शंस हैं क्या? क्योंकि बायलैटरल लोन्स भी पाकिस्तान के काफ़ी हैं और उसके साथ-साथ अगर हम देखते हैं तो डोमेस्टिक पे तो हम बाद में जाते हैं। बायलैटरल लोन भी हैं और मल्टीलैटरल भी हैं। तो क्या रेशो क्या बनेगी और किस तरह से किस फरीक के पास पाकिस्तान को जाना होगा? लेकिन जिस हालात में पाकिस्तान पहुँच गया, अब कोई चारा ही नहीं रहा कि डेट रीप्रोफाइलिंग या डेट रीस्ट्रक्चरिंग की जाए। ऑल्दो पिछले साल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कहा था, फिर फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर ने भी उस पे इशारा दिया, मिफ्ता इस्माइल ने, फिर अक्टूबर में जब इसहाक डार आए तो उन्होंने भी कहा था, बट इसके बाद वो शायद खामोशी हो गई थी। बट अभी शायद चूँकि आईएमएफ नहीं हो रहा और जून की पेमेंट्स बहुत बड़ी हैं, तो मेरे ख़्याल में ये उनको ख़्याल आया है कि हम इसकी तरफ तवज्जो दें, और हमने इस पर 2-3 रिपोर्ट्स की हैं और हमारा ख़्याल यही है कि पाकिस्तान को एक प्रीएम्प्टिव ऑर्डरली डेट रीस्ट्रक्चरिंग करनी चाहिए, स्पेशली अपने फ्रेंडली कंट्रीज़ से। और हमने देखा है कि पाकिस्तान का जो, जिस तरह आपने भी कहा, मेन जो है 85-86% वो बायलैटरल मल्टीलैटरल है। तो बायलैटरल जो है और उसमें स्पेशली चाइना और सऊदी अरेबिया कोई 35-40% तक है। अगर ये 2 ममालिक अपने डेट को थोड़ा-सा एक्सटेंड कर लें, जो हर साल हम रोल ओवर करते हैं और हर साल शॉर्ट टर्म डेट लेते हैं, अगर उसको ये एक्सटेंड कर लें, 5-10 साल का कर दें, तो काफ़ी हद तक पाकिस्तान का मसला हल हो जाएगा। और हमने देखा है, दुनिया भर में एग्ज़ाम्पल हैं कि अगर ऑर्डरली, टाइमली और प्रीएम्प्टिव डेट को रीस्ट्रक्चर कर लिया जाए, तो वो पेनफुल भी कम होता है, फिर कॉन्फिडेंस भी जल्दी आता है, इकोनॉमिक रिकवरी भी तवक्कुआ से बेहतर होती है, और सबसे अच्छी बात ये है कि मार्केट्स जो हैं उसको कुछ अरसे के बाद पॉज़िटिव लेती हैं, और अगर मार्केट में पाकिस्तान को कोई 2-3 साल बाद कोई इश्यू करने वाला लोन, तो वो भी मिल जाता है। तो हमारा तो ख़्याल है कि हुकूमत वक़्त को जल्द से जल्द इस पे काम शुरू कर देना चाहिए, मगर अनफॉर्च्युनेटली अभी तक इसका फ़ॉर्मल प्रोसेस अभी तक शुरू नहीं हुआ है पाकिस्तान में। लेकिन हम उसके प्लान पे तो बात करते हैं कि किस तरह से उसको प्लान किया जा सकता है, लेकिन इम्कानात कितने हैं इसके? नहीं, मुझे तो लग रहा है कि अगर ये आईएमएफ नहीं होता और चाइना, सऊदी अरेबिया कोई बहुत बड़ी फंडिंग पाकिस्तान को नहीं देता, तो ये तो कुछ महीनों के बाद इनेविटेबल हो जाएगा, क्योंकि अगले साल की जो पेमेंट्स है, हमें लग रहा है कि हर माह की $2 बिलियन की पेमेंट है, और मैक्सिमम पाकिस्तान $1 बिलियन का रोल ओवर कर सकता है। तो $1 बिलियन का शॉर्टेज है हर माह का, तो ये पाकिस्तान $4 बिलियन के रिज़र्व पे, ये तो मुझे लगता है अक्टूबर-नवंबर में तो ये बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएँगे। तो या तो ये हुकूमत कर ले, अगर ये नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि केयरटेकर हुकूमत थोड़ा काम शुरू कर देगी, क्योंकि नई हुकूमत आने तक तो बहुत देर हो जाएगी, क्योंकि जो इत्तलात हैं उसके हिसाब से तो नई हुकूमत हल्फ लेते-लेते उसको दिसंबर हो जाएगा। तो आईएमएफ, अगर हम बजट की बात करते हैं जो कि लास्ट वीक प्रेजेंट हुआ, आईएमएफ आपके ख्याल में क्यों खुश नहीं है पाकिस्तान के इस बजट डॉक्यूमेंट से? देखिए, अव्वल तो पाकिस्तान का और आईएमएफ का ट्रस्ट डेफ़िसिट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे पिछली हुकूमतों ने वादे किए, वो पूरे नहीं किए। इसके अलावा हमने देखा है आईएमएफ बहुत चेंज हो गया है, क्योंकि ये ग्लोबल एक क्राइसिस है। बहुत सारे ममालिक हैं, वो आईएमएफ की तरफ गए हैं। वो बहुत सारे अफ्रीकन ममालिक आईएमएफ के दरवाज़े को दस्तक दे रहे हैं। अब एशिया में देख लीजिए, श्रीलंका, बांग्लादेश भी आईएमएफ के पास चले गए। तो उसको उसको ख़्याल है कि दुनिया के हालात बड़े ख़राब हैं, तो उसकी सख्ती भी बढ़ गई है, हमने दूसरे ममालिक में भी देखा। दूसरी जानिब जो पाकिस्तान से जो कमिटमेंट उसको चाहिए थी, कभी भी मिली नहीं, और जो हुकूमत पाकिस्तान ये दावा करती आ रही है कि हमने सारे कंडीशन मीट कर दी हैं, मगर आईएमएफ का ऑफ़िशियल स्टांस यही है कि उनको $6 बिलियन में से
अभी जाके कोई $4 बिलियन की कमिटमेंट मिली है। लेकिन उसके तो दरमियान में हम देख रहे थे कि जो डिफरेंस इस हवाले से भी आ रहा था कि पाकिस्तान की कैलकुलेशन जो रिक्वायरमेंट की थी वो डिफरेंट थी, आईएमएफ की डिफरेंट थी। एक तरफ से 4 अरब की बात हो रही थी, एक तरफ से 6 की हो रही थी, या एक तरफ से 6 या एक तरफ से 8 की हो रही थी। तो 2 बिलियन का जो गैप था, आपको लगता है कि कैलकुलेशंस में इतना बड़ा मसला आ सकता है? नहीं देखिए, ये आर्गुमेंट सही है क्योंकि जब ये बातचीत शुरू हुई थी तो करंट अकाउंट डेफिसिट कोई 6 से 8 बिलियन डॉलर का फोरकास्ट किया जा रहा था और अब लग रहा है कि वो काफ़ी नीचे आ जाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। अब देखिए, जब बुरे हालात होते हैं तो आपको लेंडर्स की बात माननी पड़ती है। वो चाहे वो मेरिट पे कर रहा है या चाहे उसके पीछे कोई जियोपॉलिटिकल रीज़न है, बट एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान इज़ स्टक। और अगर पाकिस्तान का लेंडर उसको बेल आउट करने के लिए कोई एक सख्त डिमांड कर रहा है और अगर हम अपना रिसोर्सेज या अपना कॉन्टैक्ट्स यूज़ कर सकते हैं स्पेशली चाइना के साथ, तो आई थिंक वो यूज़ करके $2 बिलियन की हमें गारंटी दे देनी चाहिए। बट अब सख्ती आईएमएफ ने, जिस तरह मैंने कहा, पाकिस्तान पे भी है। हमने देखा था बहुत सख्ती श्रीलंका, घाना में भी की गई थी। बांग्लादेश के साथ इतनी सख्ती नहीं की गई है। मेरे ख्याल में उसका रीज़न ये है कि बांग्लादेश बहुत अरसे के बाद या पहली दफ़ा आईएमएफ के पास आया है और उसके हालात इतने बुरे नहीं हैं जितने पाकिस्तान के। जिस तरह से आपने कहा कि इनेविटेबल है 7,300 अरब की पेमेंट्स हैं जो अब पाकिस्तान ने सिर्फ डेट में करनी है और 6,800 के पास-पास की वफाक की इनकम है, तो वहाँ पे भी इतना डेफ़िसिट है और ओवरऑल भी अगर हम देखें तो 6.5% का डेफ़िसिट जो हुकूमत ने कहा है, वो शायद 6.5% पे रुकेगा भी नहीं। तो इतना डेफ़िसिट प्लग इन कैसे होगा? अगर रिस्ट्रक्चर हो भी जाता है, तो कितने साल की रिस्ट्रक्चरिंग चाहिए होगी पाकिस्तान को? देखिए, मेरे ख़्याल में ये डेट रीस्ट्रक्चर जो होगा उसमें आईएमएफ भी होगा, डेट रीस्ट्रक्चरिंग भी होगी और एक रिफ़ॉर्म प्रोसेस होगा। और जब रिफ़ॉर्म प्रोसेस होगा तो उसमें कंडीशंस होंगी और उसमें जो कंडीशन होंगी उससे ये बजट रिवाइज़ होगा। और जब बजट रिवाइज़ होगा तो टैक्सेस भी लगाए जाएँगे, और न्यू एरियाज़ ऑफ टैक्सेस को भी ढूँढा जाएगा। और सबसे बढ़कर जो इतने खर्चे बढ़ाए हैं स्पेशली डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर और दूसरे मद में, उनको भी कम करना पड़ेगा। तो इवेंचुअली मेरे ख़्याल में जितना जल्दी हो जाए बेहतर, बट इवेंचुअली यही होगा कि इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ आईएमएफ, इट्स विद डेट रीस्ट्रक्चरिंग विद रिफॉर्म्स। और वही रिफॉर्म जो होंगे उसमें ये जो सारा बजट है वो रिवाइज हो जाएगा। और हमने पिछले साल भी देखा कि बजट जो है आईएमएफ के कहने पे वो रिवाइज हुआ था। जिस तरह की खबरें डीसी में थीं कि आईएमएफ चाह रहा था कि जो भी पाकिस्तान ने कमिटमेंट्स की हैं, वो बजट डॉक्यूमेंट में रिफ्लेक्ट करें एज़ अ पॉलिसी डॉक्यूमेंट, जो कि नहीं हुआ। तो अब इसके बाद आप समझते हैं कि ट्रस्ट ट्रस्ट डेफ़िसिट जो है वो पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान कम होगा, तो कैसे होगा? देखिए, पाकिस्तान का ये 23वां लोन है और हमने देखा है कभी हालात ताल्लुकात सही हो जाते हैं, कभी ख़राब हो जाते हैं। तो इस दफ़ा ट्रस्ट डेफ़िसिट सही कह रहे हैं, वाक़ई ज़्यादा बढ़ गया है और दुनिया के हालात भी ख़राब है। मगर मेरे ख़्याल में ट्रस्ट डेफ़िसिट शायद लोगों के बदलने से थोड़ा बदल भी जाता है। अब हमें पता है कि ये हुकूमत कोई 2 हफ़्ते की है। इस हुकूमत के बाद अगर कोई केयरटेकर में कोई टीम आती है, उसने इफ़ेक्टिवली डील किया और शायद वो कर भी ले क्योंकि उसके कोई पॉलिटिकल मकासद नहीं होंगे, तो कम से कम ये हो सकता है कि नए प्रोग्राम की बातचीत शुरू हो सकती है और कुछ हद तक जो ट्रस्ट गैप है, वो कम हो सकता है। उसमें कौन से हेड्स ऐसे थे जो बजट डॉक्यूमेंट में आपकी नज़र में जिनको अवॉइड किया जा सकता था उन अखराजात को और कौन-सी साइड ऐसी है रेवेन्यूज़ में अगर हम देखते हैं जहाँ से कुछ पैसे जो थे वो बढ़ाए जा सकते ताकि डेफ़िसिट कम हो सकता? देखिए, हमेशा जो पाकिस्तान में एक अकाउंट होता है जिसको एडजस्ट किया जाता है डाउनवर्ड बाय डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर, वो हुकूमत ने डबल कर दिया है, वहाँ से सेविंग्स हो सकती हैं। एड हॉक बढ़ाई हैं ये सैलरीज़ को, अगर हालात ख़राब हों तो उसको भी रिवाइज़ किया जा सकता है। तीसरा जो है बजट, प्रोविंसेस का जो खर्चे हैं और सरप्लस है, उसमें एडजस्टमेंट की काफ़ी गुंजाइश है क्योंकि वहाँ पे बिल्कुल भी कॉस्ट कंट्रोल नहीं है। और लास्टली मेरे ख़्याल में रेवेन्यू में भी स्पेशली जो पीडीएल है वो हुकूमत चाहे तो 10-20 और बढ़ा सकती है, जिससे काफ़ी अमाउंट कलेक्ट हो सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर ये आईएमएफ के साथ कोई डील हुई और मिनी बजट हुआ तो पाकिस्तान चाहे तो 1% ऑफ जीडीपी की बचत कर सकता है। तो आप समझते हैं कि जो हर दफ़ा बात होती है कि जो स्पेशल ये जो जितनी भी कंपनीज़ हैं, जितनी भी गवर्नमेंट के बिज़नेसेस हैं फॉर इंस्टेंस जो लॉसेस में हैं, उन स्टेट एंटिटीज़ को प्राइवेटाइज़ किया जाए। उस कॉन्टेक्स्ट में आपको कोई पॉलिसी गाइडलाइन समझ आती है या इन हालात में पाकिस्तान में कोई आके इन्वेस्ट करना चाहेगा? दैट्स अनदर क्वेश्चन। अब देखिए, डिपेंड करता है हुकूमत किसकी आती है। अगर एक कमज़ोर कोalition हुकूमत होगी तो ये करना मुश्किल होगा। मगर असद हालात इतने ख़राब हो गए हैं कि अगर पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करना पड़ता है और फिर रिस्ट्रक्चरिंग कराना पड़ता है तो फिर पाकिस्तान के पास चॉइस होगी नहीं कोई भी।
और जब चॉइस नहीं होगी तो शायद मुझे लगता है उसमें अपॉर्चुनिटी होती है कुछ प्राइवेटाइजेशन हो जाए। और अभी हमने देखा है कि कुछ 1-2 चीज़ें हुई हैं, ऑल्दो स्मॉल लेवल की हैं बट वो हो गई हैं, जिसमें से न्यूयॉर्क का रोज़वेल्ट होटल 3 साल के लिए पाकिस्तान ने ठेके पर दे दिया है। उसपे ज़्यादा शोर नहीं मचा है, शायद लोग पॉलिटिक्स में इतने मगन हैं कि लोगों ने वो देखा ही नहीं। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने 3 एयरपोर्ट्स का भी मैंडेट आईएफसी को दे दिया है, जहाँ पे प्राइवेट थर्ड पार्टी अ, मैनेजमेंट होगी। तो मेरे ख़्याल में कुछ इब्तिदा ज़रूर भी है, मगर ये आने वाली हुकूमत पे मुनहसर है और कितनी सख्त आईएमएफ की और जो रीस्ट्रक्चरिंग एजेंट्स हैं, उनकी डिमांड होती है। मुझे लगता है कि अगर बहुत सख्त डिमांड हुई और पाकिस्तान क्राइसिस में हुआ, तो शायद कुछ ऐसे एसेट्स जो लॉस मेकिंग हैं, वो फ़रोख्त कर दिए जाएँ। आप समझते हैं कि मनी मार्केट में जो इस वक़्त डॉलर रुपी पैरिटी चल रही है और जो सिचुएशन इस दफ़ा बन रही है, क्योंकि आईएमएफ को कंसर्न ये रहता है कि मार्केट डिसाइड करे इन फोर्सेस को। एक तो पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए ये करना पॉसिबल है और दूसरा जो मार्केट फोर्सेस हैं, उसमें इस वक़्त डॉलर की प्राइस में इतना डिफरेंस हम क्यों देखते हैं ओपन मार्केट का और या जो अदरवाइज़ अगर हम हवाले की या हुंडी की मार्केट को देखते हैं इन कंपैरिज़न टू बैंक मार्केट? देखिए, इसमें 2 पहलू हैं, एक तो बहुत अनसर्टेनिटी है कि पाकिस्तान डेट रीपेमेंट कैसे करेगा, क्या डिफ़ॉल्ट होगा, नहीं होगा, कब होगा, तो उसकी वजह से कुछ अनसर्टेनिटीज़ तो रहती हैं। दूसरी जानिब कुछ ये भी इत्तलात हैं कि हुकूमत ने काफ़ी हद तक तो स्टेट बैंक को लिबरलाइज़ कर दिया है, बट अभी भी कुछ लेवल पे मुदाखलत इस तरह रहती है कि सारे बैंकों को इंस्ट्रक्शन है कि वो अपनी इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट्स को रेमिटेंस के साथ मैच करें। तो इस वजह से थोड़ा-सा आईएमएफ को खदशा ज़रूर है और जब कॉन्फिडेंस नहीं होता, तो ये इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हाइलाइट हो जाते हैं। एक चीज़ आज हमने इस वीक में जो देखी शेल पाकिस्तान अपना स्टेक जो है शेल इंटरनेशनल जो है वो पाकिस्तान में स्टेक अपना बेच रहा है। आपके ख़्याल में ये किस किस वजह से था मेनली बिकॉज़ जो उनका प्रेस रिलीज़ स्टॉक मार्केट को दिया गया, उसमें एज़ सच कोई बहुत डिटेल तो हमने नहीं देखी। मेरे मेरे ख़्याल में ये कोई हमारे मुल्क के हालात ने ट्रिगर शायद नहीं किया है। आपको पता भी होगा कि पिछले 1 साल, 2 साल से बहुत सारे ममालिक में शेल रिटेल बिज़नेस से निकल रहा है और हमें भी इत्तलात थी और स्पेकुलेशन थी, रूमर्स थी काफ़ी अरसे से कि शेल इज़ लुकिंग फॉर अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर। तो मुझे लगता है शायद उनकी एक ग्लोबल स्ट्रैटेजी थी, फिर पाकिस्तान के हालात ख़राब हुए तो इस वजह से उन्होंने उसको जल्दी कर दिया। बट आई थिंक ये इट्स नॉट पाकिस्तान स्पेसिफिक, ये काफ़ी दूसरे ममालिक में भी हमने देखा है कि शेल ने इसी तरह एग्ज़िट लिया है। कुछ और इंटरनेशनल प्लेयर्स के भी पाकिस्तान छोड़ने की बात हो रही है। कोई खबर स्टॉक्स में ऐसी गर्दिश कर रही है क्या? नहीं, बिल्कुल कर रही है क्योंकि बहुत सारे आपको पता होगा रॉयल्टीज़ और डिविडेंड्स हैं पिछले 6-8 माह से वो डिस्बर्स नहीं हो पा रहे मल्टीनेशनल्स को। तो कुछ कॉज़ ऑफ कंसर्न ज़रूर है मगर ये कंपनीज़ जब पाकिस्तान में आती हैं और इतना मुनाफ़ा कमाती हैं तो उनको ये पता होता है कि कभी-कभार इस तरह के हालात हो जाते हैं। मगर इस तरह की कुछ इत्तलात ज़रूर हैं कि जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो जो रिस्ट्रिक्शंस हैं डॉलर मूवमेंट पे उस पे खुश नहीं हैं। तो सुहेल लास्ट पे अगर हम इस हवाले से देखते हैं अगला माली साल जो है वो पाकिस्तान के लिए आप समझते हैं कि रिस्ट्रक्चरिंग वुड बी द ओनली सॉल्यूशन आईएमएफ के अलावा को पाकिस्तान के पास ऑप्शंस हैं, को प्लेटफॉर्म्स ऐसे हैं जिनके पास या ऐसे सोर्सेस हैं जिनके पास पाकिस्तान जा सकता है या आईएमएफ का प्रोग्राम ही होगा किसी भी तरह की कंडीशंस हो? नहीं, कोई और ऑप्शन नहीं है। मुझे लगता है अगला फाइनेंस मिनिस्टर है, उसका 24 घंटे दिन में सिर्फ़ 2 ही काम पे गुज़रेंगे कि आईएमएफ के साथ किस तरह नेगोशिएशंस की जाएँ और डेट रिस्ट्रक्चरिंग के जो लीगल इश्यूज़ हैं और मसले-मसाइल हैं, उनको कैसे एड्रेस किया जाए। तो मुझे लगता है कि अगला साल इकॉनमी के लिए, मईशत के लिए बड़ा टफ़ होगा और जो भी मिनिस्टर आता है और प्राइम मिनिस्टर आता है, अगर उसकी जीत यही होगी कि वो 6 महीने से साल के अंदर पाकिस्तान की डेट रिस्ट्रक्चरिंग करवा दे और पाकिस्तान को एक बड़ा आईएमएफ का प्रोग्राम करा दे। बहुत-बहुत शुक्रिया मोहम्मद सुहेल आपका। थैंक यू।